हेलो एवरीवन, स्वागत है वापस आज आपका ऑनलाइन क्लास में। आज अपन स्टार्ट करने वाले केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। सॉलिड स्टेट तक अपनी बात कंप्लीट हो गई। केमिकल इक्विलिब्रियम को भी 6 लेक्चर मिलेंगे पूरे के पूरे। तो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करना है। बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम में अपन केपी और केसी कैलकुलेशन एक इसका पार्ट है। केपी और केसी कैलकुलेशन अपन इसको सेकेंडरी पार्ट रखेंगे। पहले इसके साइड में आसपास जितने भी पॉइंट्स होंगे उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे, कुछ भी पॉइंट्स होंगे उन सब की बात करेंगे। सबसे लास्ट में केपी और केसी की बात करूंगा और सबसे लास्ट में ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले इस पार्ट में मैं तो आ ही नहीं रहा हूं केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या। इससे पहले ही बात करते हैं अपन। इससे पहले बात करते हैं सबसे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सबसे पहले बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से। ये वर्ड बार बार लिखा हुआ मिलेगा आपको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मोल कंसेप्ट का भी यूज होगा। अगर ये लिखना नहीं सीखोगे तो चैप्टर में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझना आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। डेफिनेशन है इसकी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ऐसे लिखो इसकी डेफिनेशन। नंबर ऑफ डिसोसिएशन या डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल ऑफ रिएक्टेंट पर मोल ऑफ द रिएक्टेंट। क्या लिखा मैंने? नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल ऑफ द रिएक्टेंट पर मोल ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के कितने मोल डिसोसिएटेड हुए पर मोल ऑफ द रिएक्टेंट के। एक मोल रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में रिएक्टेंट के कितने मोल डिसोसिएट हुए, उसी को अपन क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। मींस अगर मेरे को अल्फा का फॉर्मूला लिखना है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है, तो ये क्या होगा? ये होगा डिसोसिएटेड मोल ऑफ रिएक्टेंट, डिसोसिएटेड मोल ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टोटल या इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो ये पर मोल हो गया। परसेंटेज में अगर चाहिए, अल्फा इन परसेंटेज अगर आपको चाहिए, अल्फा इन परसेंटेज अगर आपको चाहिए, तो सीधी सी बात हो जाएगी डिसोसिएटेड मोल ऑफ रिएक्टेंट अपॉन इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट इनटू 100, ये हो जाएगा। ठीक है, अल्फा की जो वैल्यू होगी, अल्फा की जो वैल्यू होगी वो 0 से तो ज्यादा होगी, 1 से कम होगी। परसेंटेज में बात करोगे तो 0% से तो ज्यादा होगा। टूट रहा है इसका मतलब 0% तो होना चाहिए, डिसोसिएट हो रहा है तो, लेकिन 100% से वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये समझ में आए, ये समझ में आए कि क्या है ये। अगर जैसे सपोज करो इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट जो है ए है, एंड डिसोसिएटेड मोल ऑफ रिएक्टेंट जो होगा, डिसोसिएटेड मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है वो अगर x है, डिसोसिएटेड मोल कितना है? x है। तो अगर आपसे पूछे अल्फा कितना होगा, तो डिसोसिएटेड मोल x अपॉन a, ये हो जाएगा अल्फा। अल्फा क्या हो जाएगा? x बाई a। समझ में आ रही है बात? अल्फा हो जाएगा x बाई a हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, और देखो, और देखिए
सिंपल सिंपल से पॉइंट की बात करते जाएंगे, ये समझ में आना जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है इस चैप्टर का। डी पार्ट, डी पॉइंट देखते हैं अपन। अगर जैसे सपोज करो इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट जो है, इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट वो आपको दे दिया 5 और डिसोसिएटेड मोल दे दिया आपको, डिसोसिएटेड मोल्स ऑफ रिएक्टेंट वो है 2 और आपसे पूछा बताओ अल्फा कितना होगा, परसेंटेज में पूछ लिया। तो आप पहले एक बार नॉर्मल अल्फा कैलकुलेट कर लो, फिर उसे अपन परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अल्फा होगा इनिशियल सॉरी डिसोसिएट मोल ऑफ रिएक्टेंट 2 अपॉन इनिशियल मोल 5 इज इक्वल टू 0.4। परसेंटेज में चाहिए अल्फा इन परसेंटेज इज इक्वल टू 40%। समझ में आ गई बात? चल नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस के फॉर्मेट में बात करते हैं अपन। अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं कि ये एक रिएक्शन दे रखी है, ए कन्वर्ट हुआ बी में, टी इक्वल टू 0 टाइम पे, मींस इनिशियल पॉइंट पे इसके मोल दे रखे 4 मोल दे रखे, ये स्टार्टिंग में 0 है। अगर मेरे से ये बोला जाए कि अल्फा जो है वो 25% है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको जो है वो कंसेंट्रेशन या मोल्स लिखने हैं, कंसेंट्रेशन या मोल लिखने, तो कैसे लिखोगे? आराम से सुनना। अल्फा बराबर 25% है, तो आपको यहां से 4 माइनस कुछ करके लिखना है ना। अल्फा 25% है तो डिसोसिएटेड मोल कितने होंगे वो लिखना है अब आपको। ये रहा फॉर्मूला डिसोसिएटेड मोल का, ये रहा फॉर्मूला डिसोसिएटेड मोल्स का। कितना आएगा? अल्फा परसेंटेज इंटू इनिशियल मोल। अल्फा परसेंटेज में कितना दे रखा है? 25% मींस 25। तो x की जो वैल्यू आएगी डिसोसिएटेड मोल की वो आएगी 0.25 इंटू 4, 1 आएगा। यहां से चेक करो, देखो यहां से चेक करो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो ये 4 माइनस 1। अब कुछ लोग सोचेंगे यहां पे क्या लिखे, ये तो अपन मोल कंसेप्ट में सीख चुके हैं, ये मोल कंसेप्ट में अपन पढ़ चुके हैं कि यहां पे क्या लिखा जाना चाहिए बेसिकली। अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो मोल कंसेप्ट में अपन क्या करते थे, जैसे यहां से 4 माइनस 1 किया तो डिसोसिएटेड अमाउंट कितना हुआ? 1। यहां पे बनेगा कितना? मैंने कहा y, सपोज करो y बन गया यहां पे। तो जो अमाउंट डिसोसिएट होता है, सुनना बात को ढंग से, जो अमाउंट डिसोसिएट होता है और जो फॉर्मेशन होता है उसका मोल रेशियो वही होता है जो स्टोइकियोमेट्री रेशियो, यही है। तो 1/y इज इक्वल टू 1/1। इनका स्टोइकियोमेट्री रेशियो 1:1 है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। इसका मतलब यहाँ पे 1 लिखा जाना चाहिए। तो इसका मतलब फाइनल डिसीजन ये हो गया, फाइनल चीज ये हो गई अपने लिए कि ये 3 होगा और ये 1 होगा। सही बात? चलो आगे और देखो। एफ पार्ट ये दे रखा है कि 2a कन्वर्ट हुआ b में, t इक्वल टू 0 टाइम पे इसका 5 मोल दे रखा है, ये 0 है। अपन को ये बोला कि अल्फा जो है वो 30% है। तो अब आप लिखो वैल्यू। अब आपको क्या लिखनी है? वैल्यू लिखनी है। चलो लिखते हैं। किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे मैंने कहा कितना डिसोसिएट होगा, तो x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। 5 का 30% कितना होता है? 1.5 डिसोसिएट हुआ, तो 5 माइनस 1.5, तो यहां पे 0.75 आएगा। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो कैसे? जो अमाउंट डिसोसिएट हुआ 1.5 डिवाइड बाई यहां लिख दो, y बनेगा। रेशियो 2:1, ये लो 2:1, तो y इज इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0.75 ही आएगा, देख लो। सही बात? चले आगे। तो अगर इसको आप सोल्व करोगे, मतलब इसको वैल्यू पुट कर दी जाए, तो ये हो जाएगा 3.5 हो जाएगा और ये 0.75 का 75 ही रहेगा। चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो A कन्वर्ट हुआ 2B में, T इक्वल टू 0 टाइम पे इसका 6 मोल है और इसका 0 है, और आपको अल्फा जो दे रखा है वो 25% दे रखा है। अब पूछा है कि बताओ वैल्यू कितनी आएगी। अब पूछा वैल्यू कितनी आएगी किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे। मैंने कहा देखो 6 मोल है तो 25% दे रखा है, तो 6 का 25% कितना होता है बताओ? 6 का 25% कितना होता है? 1.5।
तो मैंने कहा 1.5 लिख दो माइनस करके। अच्छा इधर 1.5 लिखा तो इधर 3 आएगा, ये बात समझ में आ रही है। देखो 1.5 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/2, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5, 3 आ गया। तो अल्टीमेटली लास्ट में जाके ये क्या बनेगा बताओ, ये क्या बनेगा 4.5, ये कितना बन जाएगा 3, बोलो बन गया 4.5 और 3 बन जाएगा। चले चले आगे चले। नेक्स्ट देखो, अगर ऐसा दे दे t इक्वल टू 0 टाइम पे, इसके 4 मूल दे दिए मेरे को, इसका 1 था, इसका 0 है, बोला एल्फा ऑफ ए जो है वो 40% है, एल्फा ऑफ ए जो है वो 40% है, ऐसा अपन को दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा अब आपको, तो सुनो क्या करना है। 4 मोल दे रखा है, अल्फा 40% है, 40% का मतलब ये हो गया कि 4 का 40% कैलकुलेट कर लो, 1.6 आएगा, आएगा ना 1.6। तो यहां पे करो 4 माइनस 1.6, ये लो। अच्छा वापस वही तरीका लगाएंगे, अगर यहां पे 1.6 डिसोसिएट हुआ है तो वहां पे कितना बनेगा, मैंने सोचा y बनेगा 2⁻1 में, तो y इज इक्वल टू कितना होगा 0.8, ये 0.8 बनना चाहिए था। ठीक है 0.8 ही बनेगा, लेकिन पहले का ऑलरेडी 1 पड़ा है ना, यहाँ पे ऑलरेडी 1 प्रेजेंट था मोल, तो 1 एटीटीज आ गया, डिसोसिएशन की वजह से 0.8 बनेगा नया। अच्छा यहां अगर 1.6 है तो यहां पे इसी सिमिलर टाइप से कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा 2.4। तो अल्टीमेटली क्या बन गया यहाँ पे 4 माइनस 1.6 इज इक्वल टू 2.4, ये बन गया 1.8 और ये बन गया 2.4। कोई डाउट है तो बोलो, ये सिंपल सा तरीका रहेगा। ठीक है चले आगे बात करें, एक एग्जांपल और करते हैं, एक एग्जांपल की और बात करते हैं, फिर अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आगे बढ़ाएंगे। एक इसका लास्ट पार्ट देखो, इस क्वेश्चन का आई वाला पार्ट, इसमें अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें मैंने आपको अल्फा दिया था, है ना। अब मैं आपको अल्फा पूछूंगा, अब मैं आपसे क्या पूछने वाला हूं, अल्फा पूछने वाला हूं। जैसे ये एक रिएक्शन दे रखी है 2A कन्वर्ट हो रहा है B प्लस 4C में, है ना। T इज इक्वल टू 0 टाइम पे अपन ने इसके 6 मोल कंसीडर किए। ठीक है, मैं इसमें पूरे केस लेके बताऊंगा क्या क्या सोच सकते हो आप। इसका 1.2 मोल था, इसका 0 मोल था, किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये 2.1 मोल प्रेजेंट है, तो अपन से पूछा अल्फा कितना होगा, अल्फा ऑफ ए। एक्चुअल में अल्फा रिएक्टेंट का ही होगा, इस बात का ध्यान रखना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रिएक्टेंट की होती है, तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसकी कैलकुलेट करनी है, ए की कैलकुलेट करनी है। दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। क्या अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मैंने फर्स्ट मेथड उठा रहा हूं, ये लो फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड आराम से समझना, पहले अल्फा के अकॉर्डिंग ही करेंगे। मैंने मान लिया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो इसका अल्फा है। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो डिसोसिएटेड मोल कितने हो जाएंगे, अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए की वैल्यू है 6, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 अल्फा, बोलो हो गया एक्स इज इक्वल टू 6 अल्फा। तो यहां पे टी इक्वल टू टी टाइम पे 6 माइनस 6 अल्फा लिख दो। ये 1.2 पहले का तो एटीटीज पड़ा ही रहेगा प्लस, अच्छा यहां पे आएगा 3 अल्फा, अच्छा 6 डिसोसिएट हुआ ना 6 अल्फा, 6 अल्फा अपॉन y इज इक्वल टू 2⁻1, तो y इज इक्वल टू देख लो 3 अल्फा आएगा, साइड में कैलकुलेट कर लिया, और इधर बनेगा 12 अल्फा। यही बात हुई। अब सुनना बात को, जब ये सिचुएशन है तो मेरे को एक चीज मालूम है, इसकी वैल्यू गिवन है
1.2 प्लस 3 अल्फा इज इक्वल टू 2.1, तो 3 अल्फा इज इक्वल टू 0.9, तो अल्फा इज इक्वल टू 0.3। परसेंटेज में चाहिए तो 30%, ये लो परसेंटेज में चाहिए तो 30%। ये अल्फा पूछा है तो मैं तो अल्फा के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूं, कोई दूसरा मेथड अपना ही नहीं रहा हूं, उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब जो है वो तरीका और क्या हो सकता है, सेकंड मेथड देखो, कुछ लोग इसको ऐसे करने की ट्राई करेंगे। मैं आपकी बात सोच रहा हूं कि आप लोग ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो। अच्छा ये 2a कन्वर्ट हो रहा है b प्लस 4c में, t इक्वल टू 0 टाइम पे ये 6 है, ये 1.2 है, ये 0 है, t इक्वल टू t टाइम पे। अब कुछ क्या करते हैं, 6 माइनस 2x कर देते हैं सीधा, जो यहां लिखा हुआ वो यहां कर दो, तो यहां पे क्या करते हैं x बना देते हैं, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा हुआ है ना उसी के साथ x का मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं वो, ये भी सही है। यहां से 2x डिसोसिएट होगा तो यहां पे x बनेगा, सही बात है। यहां से 2x डिसोसिएट होगा तो यहां पे 4x बनेगा, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सिचुएशन बन गई अब आपकी, ये सिचुएशन बन गई पूरी। अब अगर ये सिचुएशन बनी है तो सुनना आराम से, ढंग से समझना। ये सिचुएशन बनी है, अब अपन को क्या x डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है क्या? नहीं, x डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं है। क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो देख ले। अगर अपन अल्फा क्या होगा तो डिसोसिएटेड मोल 2x डिवाइड बाई 6 मींस x बाई 3 इज अल्फा। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x बाई 3 है। चलो ये 1.2 प्लस x की वैल्यू 2.1 है तो x इज इक्वल टू आ गया 0.9, तो अल्फा इज इक्वल टू होगा x बाई 3, तो ये भी आ गया 0.3। यही तो आया था 0.3, देख लो अपने भी तो 0.3 आया, अपने भी तो 0.3 आया था, सही बात। चलो आगे थर्ड मेथड, कोई इसको ऐसे भी कर सकता है, कोई इसको ऐसे भी कर सकता है। कैसे करेगा देखो, कोई इसको ऐसे अप्लाई कर सकता है कि ये 2a कन्वर्ट हो रहा है b प्लस 4c में, t इक्वल टू 0 टाइम पे 6, ये 1.2 ये 0, t इक्वल टू t टाइम पे यहां पे करेगा 6 माइनस x, तो यहां पे आएगा x बाई 2 और यहां पे आएगा 2x। अब x जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं है, अल्फा तो जो होगा डिसोसिएटेड मोल अपॉन इनिशियल मोल x बाई 6 होगा। अपन को मालूम है कि 1.2 प्लस x बाई 2 की वैल्यू अपन को गिवन है, कितनी है 2.1, x बाई 2 इज इक्वल टू 0.9, x इज इक्वल टू 1.8, तो अल्फा इज इक्वल टू x बाई 6 मींस 0.3, वापस परसेंटेज में आ जाएगा 30%। बोलो कोई चेंज है क्या? सेम आएगा, चाहे किसी भी मेथड से करो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बात? चलो अब आगे, ये था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड बात। अब अपन बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेपर डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है, उसके लिए बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेपर डेंसिटी में क्या रिलेशन होगा। रुको एक मिनट, मैं बोर्ड साफ करवा देता हूं पहले। अब अपन बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेपर डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है। रिलेशन बिटवीन अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी आपको बता चुके हैं मूल कंसेप्ट के अंदर कि वेपर डेंसिटी क्या होती है ना। बेसिकली सुनना बात को, वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट का हाफ होती है। मॉलिक्यूलर वेट का क्या होती है? हाफ होती है। मॉलिक्यूलर वेट आपको गिवन होता है या अंडरस्टूड होता है कि हाँ मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो मॉलिक्यूलर वेट अपन को मालूम है। ओवरऑल बात ये है कि मॉलिक्यूलर वेट अपन को मालूम है, उसका हाफ करते ही अपने पास वेपर डेंसिटी आ जाएगी। सुनना बात को ढंग से, वेपर डेंसिटी जो होती है ना वो होती है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2। अच्छा, मोल जो होता है वो होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट।
तो ऐसा बोल दूं क्या कि मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा मोल के, तो वेपर डेंसिटी भी जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगी मोल के। बोलो, एक रिएक्शन में मोल तो चेंज होते हैं, एक रिएक्शन में मोल 100% चेंज होते हैं, ठीक है। रिएक्शन जैसे जैसे प्रोसीड करेगी तो मोल तो चेंज होते जाएंगे। जैसे मैंने एक रिएक्शन ली, AN कन्वर्ट हुआ Na में, AN कन्वर्ट हुआ Na में, T इक्वल टू 0 टाइम पे मैंने इसका 1 मोल ले लिया, ये 0 है। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैंने अल्फा मान लिया, तो 1 माइनस अल्फा, तो यहां पे N अल्फा आएगा, ठीक है। मैंने कैपिटल D जो है, कैपिटल D इसको माना है थियोरेटिकल वेपर डेंसिटी, ये मॉलिक्यूलर वेट का हाफ होती है। स्मॉल d जो है ये है एक्सपेरिमेंटल वेपर डेंसिटी। कैपिटल D थियोरेटिकल वेपर डेंसिटी, स्मॉल d एक्सपेरिमेंटल वेपर डेंसिटी। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल D जो आएगा वो थियोरेटिकल वेपर डेंसिटी है, तो थियोरेटिकल मोल मींस स्टार्टिंग में मोल कितने थे 1, तो 1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। स्मॉल d एक्सपेरिमेंटल है, इसका मतलब ये अंदर जाने के बाद की कहानी है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा के। यही बात हुई। अगर ऐसा है तो कैपिटल D अपॉन स्मॉल d कैलकुलेट करो, तो ये आएगा 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। कैपिटल D अपॉन स्मॉल d करोगे तो 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, ये रिलेशन आ जाएगा। कैपिटल D की जगह थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट जो गिवन नहीं होता है, एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट गिवन हो सकता है, ऐसा दे दे, ठीक है। तो ये रिलेशन बनने वाला है कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 का, ठीक है। बात आ रही समझ में, ये रिलेशन बनेगा। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। n क्या है? n जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट पर मोल ऑफ रिएक्टेंट। पर मोल ऑफ रिएक्टेंट के लिए प्रोडक्ट के जो मोल होते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं? n बोलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट पर मोल ऑफ रिएक्टेंट। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, एग्जांपल लिया मैंने एग्जांपल लिया N2O4 डिसोसिएट हो रहा है 2 टाइम्स NO2 में, ठीक है। तो इसके 1 मोल के लिए इसका 2 मोल है, तो n की वैल्यू हो गई 2। कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा N2 माइनस 1, तो कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, ये रिलेशन हो जाएगा। लो, अगर कोई मेरे को इसके लिए पूछ ले कि ये वाला एग्जांपल है 2SO3 गैस है, ये अगर डिसोसिएट हो रहा है 2SO2 गैस प्लस O2 गैस के लिए, तो बताओ क्या रिलेशन होगा? तो मैं सिंपल सा बोलूंगा कि n की वैल्यू, प्रोडक्ट के मोल 3 है, पर मोल के लिए बात करोगे तो 3/2 हो जाएगा। तो कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 3/2 माइनस 1। इसका मतलब कैपिटल D अपॉन स्मॉल d जो आएगा, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d जो आएगा वो आएगा 1 प्लस अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा। समझ रहे हो बात? और अगर पूछ ले PCl5 है, ये ब्रेक हो रहा है PCl3 प्लस Cl2 में, अपने लिए कैपिटल D अपॉन स्मॉल d 1 प्लस अल्फा, n की वैल्यू 2 है पर मोल के लिए, तो कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा हो जाएगा। ये इस टाइप से। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे। अब देखते हैं अपन इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कौन कौन से बनने वाले हैं बेसिकली। चलो देखो क्वेश्चंस देखना। सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है? अमोनियम क्लोराइड देखिएगा, what is the molecular weight of mixture when ammonium chloride is completely
कंप्लीटली डिसोसिएटेड। मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूं, मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकता हूं, ठीक, कैसे समझना आराम से। एक्चुअल में मॉलिक्यूलर वेट का मतलब तो ये होता ना, एक मोल का वेट क्या है, एक मोल का जो वेट होता है उसी को ही तो मॉलिक्यूलर वेट बोलते हो। तो देखो दो तरीके से, क्या, एक तो फॉर्मूला लगा के करूं कि अमोनियम क्लोराइड कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए तो ये होता है NH3 गैस प्लस HCl गैस में, तो इसके लिए n की वैल्यू आ गई 2, तो कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फा आएगा। कंप्लीटली डिसोसिएटेड हो रहा है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 100% होगी या अल्फा 1 होगा, तो कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया स्मॉल d इज इक्वल टू कैपिटल D अपॉन 2 आएगा। कैपिटल D अपॉन 2, कैपिटल D अपॉन 2 की बात कर रहा है ये, तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मॉलिक्यूलर वेट जो आएगा वो मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल डिवाइड बाई 2 आना चाहिए। थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है अमोनियम क्लोराइड का 53.5, तो 53.5 डिवाइड बाई 2 तो ये आ जाएगा 26.75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 26.75 आ जाएगा, ये आएगा। अब देखो इसको करने का एक तरीका और है, अब प्रैक्टिकली सोचो कि जब अमोनियम क्लोराइड कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया इसके अंदर, तो एक मोल ये बन गया, एक मोल ये बन गया। अपन ने एवरेज मॉलिक्यूलर वेट पढ़ा था ना, एक मोल ये एक मोल ये, दोनों 50-50% है, तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा सेकंड केस में, इसका एक मोल है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया 17 इंटू 1 प्लस 36.5 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 मोल, तो ये वापस 53.5 डिवाइड बाई 2 ही आएगा, इसका मतलब 26.75 ही आएगा। समझ रहे हो बात, ठीक है, चाहे किसी भी मेथड से करो आंसर ये बनने वाला है। चले आगे बात करें, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको दे दे कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इज एप्लिक, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फा n माइनस 1 इज वैलिड फॉर, कौन सी रिएक्शन के लिए वैलिड है ऐसा पूछ ले, तो देखो अगर ऐसा दे रखा है ये चार इक्वेशन दे रखी है मेरे को पूछा ये रिलेशन किसके लिए वैलिड होगा, तो इसका मतलब तो ये हुआ यहां पे n की वैल्यू n दे रखी है अपन को, इसका मतलब 1 मोल रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में, 1 मोल रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में प्रोडक्ट के मोल कितने होने चाहिए, n होने चाहिए। इसका बेसिक मीनिंग तो ये निकला ना कि 1 मोल रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में प्रोडक्ट के मोल कितने होने चाहिए, n होने चाहिए। चलो ये देखो ये 1 मोल है 1 मोल है 1 मोल है 1 है, रिएक्टेंट का तो 1 मोल ही है, प्रोडक्ट के मोल चेक कर लो किसमें n आ रहा है, n/2 प्लस n/4, 3n/4 नहीं बैठेगा, n/3 प्लस n/2 ये एलसीएम आ जाएगा 6, 2 प्लस 3 5n/6 नहीं बैठेगा, n/4 प्लस 3n/4 n आ जाएगा, यहां पे एलसीएम आएगा कितना 5n/4, बताओ कहां पे n मोल आ रहा है, थर्ड वाले केस में, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा थर्ड, आंसर क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। ठीक है चले आगे बोलो, और क्वेश्चन देखते हैं, अभी तो 2 हुए।
चलो नेक्स्ट थर्ड नंबर प्रॉब्लम की बात करते हैं। सिंपल सिंपल सी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये मिक्सचर दे रखा है आपको N2O4 गैस, इक्विलिब्रियम दे रखा है 2 टाइम्स NO2 गैस। मैं इक्विलिब्रियम लिखूं या नहीं लिखूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अभी अपन इक्विलिब्रियम की बात कर ही नहीं रहे बेसिकली। molecular weight of the mixture is 69, then calculate alpha of N2O4। ये आपसे बोला है कि अल्फा ऑफ N2O4 कितना होगा, ठीक है। चल ये दे रखा अपन को, मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट दिया 69, आराम से तसल्ली से देखे। मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट दे रखा 69, तो अपन बोलते हैं कि कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी जो होता है वो होता है 1 प्लस एल्फा। एन की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस एल्फा आएगा। तो इसको अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट थियोरेटिकल अपॉन मॉलिक्यूलर वेट एक्सपेरिमेंटल। बोलो, वेपर डेंसिटी के रेशियो को ऐसा भी तो लिख सकते हैं। थियोरेटिकल कितनी है 92 अपॉन 69 1 प्लस एल्फा, ये 4/3 इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फा, एल्फा इज इक्वल टू 1/3। परसेंटेज में चाहिए तो 33.3% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 33.3%। बोलो। चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और कैसे क्वेश्चन दे सकते हैं, अगर मेरे को ऐसा दे दे मेरे को ऐसा दे दे vapor density of the mixture is 12, then alpha of PS3। ये अपन से क्वेश्चन पूछा है, वेपर डेंसिटी बोला है कि 12 है, तो अल्फा कितना होगा PS3 का। अपन एक काम करते हैं कि n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इधर 4 मोल के लिए प्रोडक्ट की साइड में 7 मोल है, तो 1 मोल के करस्पॉन्डिंग कितना होगा 7/4, दैट इज इक्वल टू n। कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फा, n की वैल्यू 7/4 माइनस 1, ठीक है। कैपिटल D फॉस्फिन, फॉस्फोरस का होता है 31, 3 हाइड्रोजन 34, 34 डिवाइड बाई 2 17, 17 डिवाइड बाई 12, 1 प्लस एल्फा इंटू 3/4, ये हो जाएगा 5/12 इज इक्वल टू 3 एल्फा बाई 4। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स, सो एल्फा इज इक्वल टू 5/9, एल्फा इज इक्वल टू 5/9। परसेंटेज में चाहिए, अगर परसेंटेज में अगर आपको चाहिए 55.5% आ जाएगा। परसेंटेज में चाहिए तो 55.5% आ जाएगा। आ रही बात समझ में? बोलो। ये इस टाइप से क्वेश्चन को टैकल करना है आपको। और चले आगे, और देखें इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और देखो 2 क्वेश्चन और करवा रहा हूं, इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और करवा रहा हूं, समझना आराम से। मेरे को अगर ऐसा दे दे डेंसिटी ऑफ gaseous mixture at 27 degree Celsius and 1 atm is 2.5 gram per liter, calculate alpha of SO3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपसे पूछा है कैलकुलेट दी अल्फा ऑफ SO3 कितना आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलो पहली बात तो ये बताओ, ये वेपर डेंसिटी दे रखी है क्या 2.5 ग्राम पर लीटर? नहीं, ये डेंसिटी ऑफ द गैस दे रखी है। डेंसिटी ऑफ गैस दे रखी है तो एक बात बताओ, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है आइडियल गैस के लिए। पीवी ये हो गया मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है, आरटी।
तो Pm इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा इंटू RT। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Pm बाई RT। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा पहली बात तो डेंसिटी कितनी दे रखी है 2.5 ग्राम पर लीटर, प्रेशर 1 atm, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है, आर की वैल्यू 1/12 ले लो, टेम्परेचर कितना दे रखा है 300, ये हो जाएगा 25। तो m इज इक्वल टू 25 इंटू 2.5 62.5 आ जाएगा। ये मॉलिक्यूलर वेट जो है ना वो मिक्सचर का है, ये मॉलिक्यूलर वेट किसका है, मिक्सचर का है। किसकी बात चल रही है, मिक्सचर के मॉलिक्यूलर वेट की बात हुई, ये 62.5 इट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, अब सुनना बात को, अपन को लगाना ये वाला m थियोरेटिकल अपॉन m एक्सपेरिमेंटल, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फा, n की वैल्यू इधर प्रोडक्ट के 3 मोल है, इसके 2 मोल के रेस्पेक्ट में, तो 3/2 आएगा -1। ये कितना है, SO3 का 80 होता है, ये लो कितना हो जाएगा 1 प्लस एल्फा बाई 2, एल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 17.5 हो जाएगा अपॉन 62.5 हो जाएगा। सही, एल्फा इज इक्वल टू 17 मतलब 35 हो जाएगा ये अपॉन 62.5। परसेंटेज में चाहिए तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो, अगर 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2.5 आ जाएगा, ये हो जाएगा अपना 4 है ना, ये हो जाएगा कितना 140 डिवाइड बाई 2.5, 140 डिवाइड बाई 2.5 56 आ जाएगा परसेंटेज में, और यहां पे सॉल्व करोगे तो 0.56 आ जाएगा। बोलिए आ गई बात समझ में। ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए इससे रिलेटेड, कितने क्वेश्चन हो गए 5। और देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, वो तो लास्ट क्वेश्चन। एक रिएक्शन है N2O4 कन्वर्ट हुआ 2 टाइम्स NO2 के लिए, उसके लिए अल्फा और कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी में अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ऐसा आता है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट A0 है, A,0 है, तो बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, क्या होगी। आराम से समझना बात को। देखो पहले अल्फा और कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी में ग्राफ तो ड्रॉ करो, फिर आगे की बात करेंगे। ये रहा रिलेशन, अल्फा को y बनाना है, ये लो अल्फा को y बना दिया भैया, तो कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी -1 बनेगा। अगर ये बनेगा तो इस कंडीशन में ये y होगा, ठीक है, ये जो होगा वो x होगा, तो y इज इक्वल टू mx माइनस सी का ग्राफ बनेगा। ठीक है, y इज इक्वल टू mx माइनस सी का ग्राफ बनेगा। अच्छा, ये x एक्सिस है, ये वाली x एक्सिस पे y की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 0, इस y को करो 0, ये 0 करते ही स्मॉल d कैपिटल D अपॉन स्मॉल d -1, तो कैपिटल D अपॉन स्मॉल d की वैल्यू क्या आएगी 1 आई। इसका मतलब इस एक्सिस पे जब y 0 होगा उस समय कैपिटल D अपॉन स्मॉल d की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, बोलो किसके बराबर आ रही है, 1 के बराबर आ रही है। किसके बराबर आ रही है 1, तो a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी भैया 1 के बराबर आ जाएगी। a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 1 के बराबर आ जाएगी। चले आगे, ये था पहला टॉपिक, ये अपना पहला टॉपिक था कि वेपर डेंसिटी अल्फा क्या होता है, वेपर डेंसिटी क्या होता है, इन सब में रिलेशन। ठीक है, अब अपन आगे प्रोसीड करते हैं। अब अपन बात करते हैं इक्विलिब्रियम वगैरह क्या होते हैं सब। 6 क्वेश्चन तो इसके करवा दिए, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वगैरह समझाने के लिए पहले खूब सारे क्वेश्चन उसके करवा दिए। चलो अब पहले अपन देखते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती है। ठीक है,
फिर आगे बात करेंगे इक्विलिब्रियम वगैरह की। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग लगाए रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती है, आराम से समझे। एक साइड में मैंने रिवर्सिबल लिखा है और एक साइड में इरिवर्सिबल लिखा है, ठीक है, समझना बात। रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है, द रिएक्शन विच मूव्स इन बोथ डायरेक्शन। मूव्स इन बोथ डायरेक्शन मींस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में मूवमेंट करे उस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो देखो द रिएक्शंस, पहला पॉइंट, द रिएक्शंस which moves in both direction, it means in forward and backward, is known as reversible reaction। जो दोनों डायरेक्शन में मूव करे उसे क्या बोलते हैं अपन, रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, इरिवर्सिबल विच मूव्स ओनली इन वन डायरेक्शन, ओनली इन वन डायरेक्शन। जो ओनली वन डायरेक्शन में मूवमेंट करे उसको अपन क्या बोलते हैं, जो ओनली वन डायरेक्शन में मूवमेंट करती है उसको बोलते हैं अपन इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, आराम से समझना। सेकेंड नंबर पॉइंट देखें, सेकेंड नंबर पॉइंट देखें, इन रिवर्सिबल रिएक्शन, इन रिवर्सिबल रिएक्शन रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू P and P also converted into reactant means R, ठीक है। रिएक्टेंट P में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, R में कन्वर्ट होगा। इस वाली रिएक्शन में जो है, इन वाली रिएक्शन में ओनली रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होना चाहिए, ओनली रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट, मतलब एक ही डायरेक्शन में चलेगी, ठीक है। इन रिएक्शन के लिए जो है वो आप ये वाला एरो काम में लेते हो, इनके लिए ये वाला एरो काम में लेते हो। इसका मतलब R ये कन्वर्ट हो रहा है P में, वापस P कन्वर्ट हुआ R में। इधर ऐसा नहीं होगा, इसमें ओनली R कन्वर्ट होगा किसके अंदर, P के अंदर ही कन्वर्ट होगा। R ओनली फॉर किस में कन्वर्ट होगा, P के अंदर ही कन्वर्ट होना चाहिए। अच्छा, एक बात और सुनना, एक बात और सुनना आराम से, कि इनका अल्फा जो है ना, अगर दोनों डायरेक्शन में चलनी चाहिए, फॉरवर्ड में भी चले बैकवर्ड में भी चले, इसका मतलब रिएक्टेंट खत्म नहीं होना चाहिए। अगर रिएक्टेंट खत्म नहीं हो तो इसका मतलब कभी अल्फा 100% आएगा क्या, अल्फा 100% का मतलब हो गया रिएक्शन पूरी फॉरवर्ड में चली गई, तो इनका अल्फा कभी भी 100% नहीं आएगा। अल्फा इज नॉट इक्वल टू 100%, मींस नेवर कंप्लीटेड, कभी कंप्लीट नहीं होगी, नेवर कंप्लीटेड। इनका अल्फा 100% आ सकता है, ये रिएक्शन है कंप्लीट होगी, ठीक है। इनका अल्फा नॉट इक्वल टू 100%, नेवर कंप्लीटेड। अच्छा, अगर कंप्लीटेड नहीं होती है तो इसके अंदर ना तो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, मतलब कोई भी रिएक्टेंट खत्म होगा ही नहीं। जब खत्म ही नहीं होगा तो उसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट होगा ही नहीं। लिमिटिंग रिएजेंट तो वो होता है ना जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, यहां तो कंप्लीटली कोई कंज्यूम होने वाला ही नहीं है। जब कंप्लीटली कंज्यूम होने वाला ही नहीं है तो कोई भी रिएक्टेंट जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। ये बेसिक डिफरेंस है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस के। हेडिंग लगाइएगा नेक्स्ट, एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल के एग्जांपल ध्यान रखो, रिवर्सिबल के अपना आप आ जाएंगे, रिवर्सिबल के अपना आप याद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, हीटिंग इन ओपन कंटेनर। हीटिंग
इन ओपन कंटेनर। ओपन कंटेनर में अगर आप हीटिंग करते हो तो वो किसका एग्जाम्पल होगा? इरिवर्सिबल का एग्जाम्पल होगा। कैसे? जैसे मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, इसे हीट किया और लिख दिया ओपन कंटेनर है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बनेगा प्लस CO2। तो जो ये CO2 बनेगा वो एस्केप नहीं कर जाएगा क्या? अगर ये एस्केप कर गया तो वापस ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे और वापस रिएक्शन पीछे नहीं आएगी, बैकवर्ड में नहीं आएगी। तो ये तो एस्केप कर गया ना, कंटेनर ओपन था इसलिए। सेकंड नंबर, कंबशन रिएक्शन। इस दुनिया में सारी कंबशन रिएक्शन जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है। जैसे आप 10 रुपए का नोट लो, उसको जलाओ, ये कंबशन रिएक्शन है। अब कोई जादूगर कहता है कि मैं जादू दिखा सकता हूं, तो उसको बोलो कि ये जो नोट जलाया हुआ इससे वापस 10 रुपए का नोट बना दे, नहीं बना सकता है। रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है। कैसी रिएक्शन है? इरिवर्सिबल है। तो अगर CH4 का कंबशन करवाओगे, CO2 प्लस H2O बनेगा, तो वापस ये रिएक्शन तो बैकवर्ड नहीं आएगी। थर्ड नंबर, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लो प्लस स्ट्रॉन्ग बेस NaOH ले लो, ये रिएक्शन होगी तो NaCl बनेगा प्लस वाटर बनेगा। अब सुनना मजेदार बात, जब आपको आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाया जाएगा तो आयोनिक इक्विलिब्रियम में बोला जाएगा NaCl जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट है। इट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। तो देखो इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगी, ओनली फॉर कौन सी डायरेक्शन में आएगी? फॉरवर्ड। तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। फोर्थ नंबर, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन भी कैसी होती है? इरिवर्सिबल। अगर कॉपर सल्फेट में अगर आपने जिंक को ऐड किया तो ZnSO4 बनेगा प्लस कॉपर बनेगा। अब ZnSO4 में कॉपर ऐड करो, कुछ भी नहीं होने वाला है। ZnSO4 के सॉल्यूशन में कॉपर ऐड करो, कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से क्या है? ज्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। PPT रिएक्शन, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। जिन भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट आता है, जिन रिएक्शन में प्रेसिपिटेट आता है वो रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है। प्रेसिपिटेट जो है वो वापस मेन सॉल्यूशन नहीं बना सकता है। जैसे BaCl2 के सॉल्यूशन में अगर Na2SO4 अगर आप ऐड करते हो तो बेरियम सल्फेट का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा प्लस NaCl बनेगा। ये रिएक्शन वापस बैकवर्ड नहीं जा सकती है, कुछ भी कर लो आप, ये रिएक्शन वापस बैकवर्ड नहीं जाएगी, कुछ भी कर लो। ये 5 एग्जाम्पल है इरिवर्सिबल रिएक्शंस के। ये 5 एग्जाम्पल है इरिवर्सिबल रिएक्शंस के। ठीक है, चले आगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल के, सॉरी रिवर्सिबल के। एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। चलो देखो, देखिए एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन देखो। अब एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन देखिए क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल, हीटिंग इन क्लोज कंटेनर। क्लोज कंटेनर में हीटिंग करो आप। हीटिंग इन क्लोज कंटेनर, यही कैल्शियम कार्बोनेट वाली रिएक्शन को अगर आप हीट करते हो लेकिन क्लोज कंटेनर में करते हो, किसमें करते हो? क्लोज कंटेनर में, तो CO2 गैस तो बनेगी, लेकिन मैं एस्केप का साइन नहीं लगा रहा हूं, एरो नहीं लगा रहा हूं, क्यों? एस्केप तो होगी नहीं, कंटेनर कैसा है? क्लोज है। और अगर कंटेनर क्लोज है तो रिएक्शन वापस क्या होगी? बैकवर्ड चली जाएगी। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ CO2 रिएक्शन करके क्या बना लेगा? वापस कैल्शियम कार्बोनेट। सेकेंड नंबर, न्यूट्रलाइजेशन। एक्सेप्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के अलावा जो न्यूट्रलाइजेशन होगी वो रिवर्सिबल। जैसे एसिडिक एसिड वीक ले लो, ये लो, ये चाहे स्ट्रॉन्ग होने दो, कोई भी एक वीक हो गया या दोनों वीक हो गए तो न्यूट्रलाइजेशन CH3CONa प्लस वाटर, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। इस सॉल्ट का वापस क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस भी होगा। ये आप आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे भी।
थर्ड नंबर, if physical state of all species are same, सारी स्पीसीज की अगर फिजिकल स्टेट सेम हो, जैसे CH3COOH लिक्विड हो गया, C2H5OH लिक्विड हो गया, एस्टर बनेगा लिक्विड होगा, प्लस H2O बनेगा लिक्विड होगा, ये सारे फिजिकल स्टेट सेम है, तो ये रिएक्शन जो होगी वो रिवर्सिबल होगी। सिमिलर वे में N2 गैस प्लस 3H2 गैस कन्वर्ट हो गया 2 टाइम्स अमोनिया गैस, ये रिएक्शन भी कैसी है, ये रिएक्शन भी कैसी है, रिवर्सिबल है। कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये अपना आज चैप्टर का इंट्रोडक्शन था केमिकल इक्विलिब्रियम का, जिसमें अपन ने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेपर डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन समझी, ठीक है। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के एग्जांपल पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना थोड़ा, है ना, कौन सी रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, कौन सी इरिवर्सिबल, तो चेक करने का क्राइटेरिया बेसिकली यही रहेगा, ठीक है। उसमें कुछ नॉलेज चाहिएगा आपको इनऑर्गेनिक रिएक्शंस वगैरह का, ठीक है। यहां तक करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।